नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। जो यूनिट 1 पढ़ना है हमें मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी में मॉडर्निटी एंड इट्स डिस्कोर्सेस, और उसमें हमें इमैनुअल कांत के विचारों के बारे में जानना है। हम आज उसी को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इमैनुअल कांत के विचार अपने आप में बहुत ही यूनिक और बहुत ही मुश्किल है समझने में, लेकिन हमेशा की तरह बहुत ही आसान भाषा में आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा विदाउट यूजिंग एनी जार्गन्स। कोई भी जो प्रोफेशनल टर्म होता है उसको यूज किए बिना, जैसे मैं हमेशा समझाते आया हूं, आज भी समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि मॉडर्निटी क्या है। अगर मॉडर्निटी अगर है तो उससे पहले प्री मॉडर्निटी नाम का भी कोई चीज रहा होगा। तो समझने की कोशिश कीजिए कि प्री मॉडर्निटी और मॉडर्निटी क्या है। प्री मॉडर्निटी में क्या था कि सब चर्च के इर्द गिर्द घूम रहा था। मतलब डिविनिटी जो था ना, वो डोमिनेट करता था। चर्च जो था वो डोमिनेट करता था। जो इंडिविजुअल्स थे वह पेरीफेरी में थे, मतलब परिधि पर थे। जैसे सर्कल का जो पेरिफेरी होता है ना, सर्क्यूमफरेंस। सो द इंडिविजुअल्स वेयर ऑन द सर्क्यूमफरेंस, परिधि पर, एंड द चर्च, द डिविनिटी, was at the center। थियोलॉजिकल क्वेश्चन ज्यादा मायने रखते थे। भगवान क्या है, भगवान ही सब कुछ करते हैं, दीज थिंग्स। तो ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक है प्री मॉडर्निटी का, जहां इंसान जो है अपने रीजन का इस्तेमाल नहीं करता था, अपने लॉजिक का इस्तेमाल नहीं करता था किसी भी नेचुरल फिनोमिना को जानने के लिए, और चर्च और स्क्रिप्चर्स पे काफी ज्यादा निर्भर था, डिपेंडेंट था। चर्च कहती थी कि धरती सेंटर में है और धरती के चारों तरफ सूर्य चक्कर लगा रहे। इंसान ने बोला हाँ ठीक है, चर्च कह रहा है, स्क्रिप्चर्स में लिखा है, सही ही बात होगा। धरती फ्लैट है, एक कोना आएगा धरती का जहां से नीचे हम गिर जाएंगे, तो ठीक है भाई, चर्च कह रहा है तो सही ही कह रहा होगा। तो हम अपने लॉजिक, अपने रीजन का इस्तेमाल नहीं किया करते थे प्री मॉडर्निटी टाइम में। हमारे आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। लेकिन जैसे ही मॉडर्निटी का समय आया, जिसे हम रेनेसा से डिनोट करते हैं, जो पुनर्जागरण का जो समय था, रेनेसा का जो समय था, उस समय हमने फिर से अपने रीजन, देखिए हम लोग एंशियंट टाइम में अपने रीजन का इस्तेमाल किया करते थे। एरिस्टोटल, प्लेटो, हमने जब एरिस्टोटल को और प्लेटो को पढ़ाया था तो हमने बताया डायलेक्टिक्स एक अहम हिस्सा था उनका, है ना। वाद विवाद करके सच्चाई तक पहुंचना। अगर आप कोई एक बात बोल रहे हैं तो मैं उस बात के खिलाफ एक प्रतिवाद रखूंगा, थेसिस, एंटीथेसिस, और उसके बाद फिर आएगा सिंथेसिस। सिंथेसिस में भी कुछ ना कुछ कमियां होंगी। मतलब हमारे पास इतनी अथॉरिटी थी, हमारे पास इतना फ्रीडम था, इंडिपेंडेंस था कि हम अगर कोई एक बात बोले, कोई भी एक बात बोले, अगर रिलीजन भी कोई एक बात बोल रहा है तो हम उसके खिलाफ एक बार के लिए बोल सकते थे। लेकिन मिडिएवल पीरियड में, जिसे हम प्री मॉडर्निटी के नाम से डिनोट कर रहे हैं, ये सब चीजें समाप्त हो गई। डिविनिटी जो है वह सेंटर में आ गया था। लेकिन जब मॉडर्निटी की शुरुआत हुई, रेनेसा, पुनर्जागरण, जब हम कहते हैं पुनर्जागरण, मतलब हम पुनः जाग रहे हैं। इसका यह मतलब है कि कभी हम जागे हुए थे, फिर हम सो गए और फिर हम जाग रहे हैं। हम जागे हुए थे एंशिएंट पीरियड में, जब ग्रीक फिलॉसफी और बाकी चीजें थी। फिर हम सो गए मध्यकालीन युग में, और फिर हम जाग रहे हैं, पुनः जाग रहे, पुनर्जागरण, रेनेसा। रेनेसा में जो है वह डिविनिटी के जगह पे ह्यूमैनिज्म आ गया। अब बातें चलने लगी कि देखिए भाई, जो इंडिविजुअल है ना, इंडिविजुअल शुड बी एट द सेंटर ऑफ एवरीथिंग। क्योंकि जो इंडिविजुअल है, जो व्यक्ति है, व्यक्ति अपने आप में ही पूरे यूनिवर्स को एक्सपीरियंस करता है। कल के दिन आप ना रहें तो ये यूनिवर्स का कोई मीनिंग है क्या? तो विदाउट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विदाउट यू, विदाउट इंडिविजुअल, द यूनिवर्स हैज नो मीनिंग, बिकॉज दैट इज यू हु इंटरप्रेट दिस यूनिवर्स। यस और नो? आप ही हैं जो कि इसको इंटरप्रेट करते हैं। तो मॉडर्निटी का सबसे पहला जो आपका कैरेक्टरिस्टिक है, ह्यूमैनिज्म। इसमें इंडिविजुअल को सेंटर में रखा गया। इंडिविजुअल जो है वह थियोलॉजी को स्टडी करने के बजाय नेचर को स्टडी करना, प्रकृति को स्टडी करना शुरू कर दिया।
अपने आप को स्टडी करना शुरू कर दिया, प्रकृति को, कि भाई ग्रेविटी जो है और भी बहुत सारे जो भी फिजिकल इवेंट्स जो घटित हो रहे थे, सब चीजों को जो है इसने स्टडी करना शुरू कर दिया। यहां तक हम समझे। अब जब ह्यूमनिज्म आया तो इससे एक इंक्वायरी हमारे अंदर उत्पन्न हुई, क्यूरियोसिटी, इंक्वायरी, कि हम सब चीज को इंक्वायर करना चाहते हैं, सब चीज को टेस्ट टेस्ट करना चाहते हैं, वेरीफाई करना चाहते हैं। ये स्पिरिट हमारे अंदर आया और ये स्पिरिट ने साइंटिफिक रेवोल्यूशन को जन्म दिया। इसी स्पिरिट से साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया। जो पहले से जो चीजें बताई गई थी, लोगों ने कोशिश की उसको दोबारा से पूछने की, उसको वेरीफाई करने की, एक्सपेरिमेंट करने की। चर्च कह रहा था धरती फ्लैट है, लोगों ने पहली बार सोचा कि भाई सही में फ्लैट है कि और भी कुछ मैटर है। पहली बार उन्होंने सोचा कि भाई सच में क्या धरती सेंटर पे है, सूर्य चारों तरफ घूम रहा है। तो ये चीजें हमें देखने को मिलती है। तो मॉडर्निटी की शुरुआत कब हुई? जब इंडिविजुअल सेंटर में आया, इंडिविजुअल ने क्वेश्चन करना शुरू किया, उसके अंदर एक स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी जागी। तो उस समय से मॉडर्निटी आया, जब इंडिविजुअल सेंटर में आ गया। मुझे उम्मीद है कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब जब हमारे अंदर साइंटिफिक इंक्वायरी आई तो हमने फिर क्वेश्चन करना शुरू किया। अब बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्वेश्चन किया। क्वेश्चन किया, जैसे मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। सबसे पहले फिजिकल साइंस की, उसके बाद हम अपने सोशल साइंस में आएंगे। फिजिकल साइंस में क्वेश्चन किया गया। कॉपरनिकस ने सबसे पहली बार बताया कि देखो भाई, जो सूर्य है ना, दैट इज इन द सेंटर। जो हमारा सोलर सिस्टम है वह जियोसेंट्रिक नहीं है, हेलियोसेंट्रिक है। जियोसेंट्रिक का मतलब कि धरती केंद्र में नहीं है और सूर्य चक्कर नहीं लगा रहा है, इट इज अदर वे अराउंड। दैट मीन्स द सन इज एट द सेंटर एंड द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। दैट मीन्स इट इज द हेलियोसेंट्रिक परसेप्शन। कॉपरनिकस ने इस चीज को सबसे पहला बार कहा था। पर उस समय रूल ऐसा हुआ करता था, चर्च का रिलीजन इतना ज्यादा डोमिनेंट था। और आपको ये भी पता होगा कि जो किंग है और बाकी जितने राजा वाजा थे, सब पे चर्च का ही चलता था। अब तुरंत जाएगा चर्च, जाकर बोलेगा राजा को कि देख रहे हो भाई, धर्म के खिलाफ ऐसे ये साइंटिस्ट बोल रहा है, काबिल बन रहा है। तो उसको तुरंत पनिश करने के लिए बुलाया जाएगा कि हाउ यू कैन गो अगेंस्ट आर रिलीजियस टेक्स्ट, अगेंस्ट चर्च। आप धर्म के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? कॉपरनिकस के साथ ऐसा ही हुआ। कॉपरनिकस को नजर बंद कर दिया गया, उनको मारा नहीं गया था। ये मिस इंफॉर्मेशन है कि कॉपरनिकस को जान से मार दिया गया था। ना ना, मारा नहीं गया था। उनको बोला गया था कि भाई नजर बंद हो जाइए और ये सब जो फालतू काम कर रहे हैं, रिसर्च विसर्च, इसको बंद कर दीजिए। ब्रूनो, एक और साइंटिस्ट और फिलोसफर भी कह सकते हैं, उसने कॉपरनिकस को सपोर्ट किया कि कॉपरनिकस भाई सही कह रहा है, सूर्य ही केंद्र में है, द सन इज एट द सेंटर एंड अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ब्रूनो को चर्च ने ब्रूटली जला दिया, सबके सामने उसको जला दिया गया कि देखो, अगर तुम चर्च की अवहेलना करोगे, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स की अवहेलना करोगे तो दिक्कत है, फिर मार देंगे तुमको। गैलीलियो ने बाद में, बहुत बाद में, टेलीस्कोप बनाया 1555 के आसपास में। टेलीस्कोप बनाकर उसने फिर से रीअफर्म किया इस चीज को कि भाई देख भाई, कॉपरनिकस तो ठीक ही कह रहे हैं, जो सूर्य है वो केंद्र में है, धरती चारों तरफ घूम रही है। गैलीलियो को भी बुलाया गया ट्रायल के लिए, बोला गया कि भाई बताइए, सच में आप जो बोल रहे हैं सही बात है? तो गैलीलियो को पता था कि अगर ये बात हम दोबारा बोलेंगे यहाँ तो दिक्कत हो जाएगा, फिर मार देंगे हमको ये सब। बोले नहीं नहीं, गलती हो गया, गलती हो गया, हम तो गलती से बोल दिया, ऐसा कोई मैटर नहीं है। गैलीलियो को बोला गया ठीक है, गलती हो गया, आपसे छोड़ देते हैं, लेकिन आज से आप एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई नहीं करेंगे, ठीक है? चुपचाप घर में रहिए और ये सब इधर उधर मत कीजिए। ये उनको समझाकर छोड़ दिया गया। फिर बाद में केपलर आए, केपलर ने मैथमेटिक्स से उस चीज को दिखा दिया कि भाई देखो, धरती जो है वह सन के चारों तरफ घूम रही है, धरती केंद्र में नहीं है। और बाद में धीरे धीरे लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट किया। उसके बाद न्यूटन, आइंस्टाइन, आइंस्टाइन तो बहुत बाद में आए, न्यूटन, उन्होंने अपना ग्रेविटी का सिद्धांत दिया। फिर उसके बाद कुछ फिलोसॉफिकल एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे पहले ये माना जाता था कि जो भी चर्च के प्रीस्ट बोलते हैं
जैसे पीके फिल्म में होता है ना, सीधे कांटेक्ट करते हैं भगवान जी से और फिर बताते हैं। तो पहले प्रिस्ट लोग ये दावा करते थे कि हमारा तो फोन पे बात होता है, उस समय फोन नहीं था, फॉर एग्जाम्पल हमारा फोन पे बात होता है, हम भगवान जी से पूछ के बताते हैं, है ना, और पूछ के आपको बता रहे हैं। तो भगवान जो हम बोल रहे हैं वो मेरा जुबान नहीं है, वो भगवान ही बोल रहे हैं। ऐसा चर्च का क्लेम था। बेकन आए, डेकार्त आए, उन्होंने इस बात को रिजेक्ट किया, बोला कि देखो, जो चर्च के प्रीस्ट लोग जो हैं, वो जो भी तुम्हें बताते हैं ना, वो अपने रीजन का इस्तेमाल करके, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके बताते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको भगवान आकर कान में उनके बोल रहे हैं। और तुम भी अगर चाहोगे ना, तो अपने रीजन और अपने अनुभवों से तुम भी नॉलेज प्राप्त कर सकते हो। ये आइडिया आया, आपको समझ में आ रहा है। और उसके बाद फिर इनलाइटेनमेंट आया। इनलाइटेनमेंट में फिर सब वही चीजें हैं। फिर लोगों ने कहा कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, मतलब लोगों ने इंडिविजुअल सेंट्रिक पॉलिटिकल सिस्टम की बात की, क्योंकि इंडिविजुअल को ही सेंटर में हम मॉडर्निटी में रखते हैं। आज इंडिविजुअलिज्म है, मॉडर्निटी मतलब इंडिविजुअल, अपने बारे में सोचो, स्वार्थ, समझ रहे हैं बात को। तो ये चीज है इनलाइटेनमेंट, डेमोक्रेसी, लोगों के द्वारा सरकार चुनी जाएगी, कोई और हम पे शासन क्यों कर सकता है, ह्यूमन राइट्स, हमारे कुछ अधिकार हैं, मैं, समझ रहे हैं। इंडिविजुअल्स आते गए आते गए, और एक तरह से अच्छा हुआ। इंडिविजुअलिज्म आया मॉडर्निटी में, तो एक तरह से अच्छा हुआ। मॉडर्निटी एक अच्छी चीज है, बुरी चीज नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे आपको समझना होगा, कांत को लेकिन थोड़ा सा मॉडर्निटी से प्रॉब्लम है। कांत कहते हैं कि ठीक है, मॉडर्निटी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मॉडर्निटी के कारण जो है ना, लोग स्वार्थी हो गए हैं, सेल्फ इंटरेस्टेड हो गए हैं। नाउ द पीपल आर नॉट थिंकिंग अबाउट कम्युनिटी, दे आर ओनली थिंकिंग अबाउट देयर ओन इंटरेस्ट। आज सब लोग अपने बारे में ही सोचते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते। रिलीजन जो डिक्लाइन हुआ, पहले रिलीजन कहता था कि देखो भाई, अगर स्वार्थी रहोगे तो पाप लगेगा, सिन है एक तरह का। पर अब तो रिलीजन पर विश्वास ही करना लोगों ने छोड़ दिया। अब लोग अपने फायदे के लिए कुछ भी बुरा काम कर देते हैं, किसी को धोखा दे देते हैं, करप्शन है, बहुत सारी चीजें हैं। तो कांत कहते हैं कि देखिए, रिलीजन को तो हमने डिस्कार्ड किया, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हमें मोरालिटी को जो है ना, वो जिंदा रखना पड़ेगा। अगर हम मोरालिटी को अगर भूल जाएंगे, अगर हम सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचेंगे, तो फिर पीस और प्रोग्रेस जो है हमारे सोसाइटी में नहीं हो पाएगा। तो कांत का सबसे मेन मोटिव था पीस और प्रोग्रेस को बचा के रखना, क्योंकि उनको पता था कि ये इनलाइटेनमेंट और मॉडर्निटी जो है, ये स्वार्थी लोगों को बना देगा। और जब लोग स्वार्थी बन जाएंगे, तो वह पीस और प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, मोरालिटी उनका खत्म हो जाएगा। कांत कहते हैं कि देखिए, ये जरूरी नहीं है कि हम मोरालिटी रिलीजन से ही विड्रॉ करें, हम धर्म से ही नैतिकता सीखें, ये जरूरी नहीं है। हम अपने रीजन का प्रयोग करके भी नैतिकता सीख सकते हैं। और जब हम अपने रीजन का प्रयोग करके, अपने बुद्धि का प्रयोग करके, इंटेलेक्ट का प्रयोग करके जब मोरालिटी को सीखेंगे ना, तो उसके बाद हम जो है एक पीसफुल और एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी बना पाएंगे। तो ये सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है कांत का, सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है कांत का, मोरालिटी को सोसाइटी में स्टैब्लिश करना। और इसी चीज पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मॉडर्निटी समझ में आया। अब मॉडर्निटी के कारण दिक्कत क्या हुआ, ये भी समझ में आया, लोग स्वार्थी हो गए। इसके कारण क्या हुआ, मोरालिटी जो है समाप्त हो गया। मोरालिटी नहीं होने के कारण क्या होगा, पीस प्रोग्रेस खत्म हो जाएगा। कांत इस पीस प्रोग्रेस को मेंटेन करना चाहते हैं। और अब हम कांत के विचार को समझेंगे कि वह किस तरह से मोरालिटी को जो है समाज में लागू करने की बात करते हैं। अब यहाँ पे जो कांत है, कांत जो है, देखिए कांत के बारे में ऐसे शॉर्ट में बता देता हूं। कांत का जन्म हुआ था यहाँ कोनिसबर्ग में, ठीक है, कोनिसबर्ग, ये जो प्लेस है, ये था प्रशिया में। प्रशिया जो है आज का जर्मनी आप कह सकते हैं, लेकिन प्रशिया उस समय बहुत बड़ा हुआ करता था, ठीक है। तो ये जो जगह है जहाँ उनका जन्म हुआ था, अब इसको कहा जाता है कैलिनग्राड, और ये अब रशिया में पड़ता है। इनका जन्म 1724 में हुआ था, इनकी मृत्यु 1804 में हुई थी।
और ये एक बड़ा मिडिल क्लास फैमिली से, इवन कह सकते हैं कि थोड़ा गरीब भी थे, मतलब थोड़ा लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। 12-13 साल के हुए तो इनकी माता का देहांत हो गया, इनकी मम्मी का डेथ हो गया। 22 साल के उम्र के रहे होंगे, इनके पिता का देहांत हो गया। तो कांत के लिए जीवन इतना आसान नहीं था। कांत के 9 भाई बहन थे। ये भी एक अपने आप में होता है, जब एक बड़ा परिवार होता है तो परिवार का भरण पोषण भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। और एक चीज और मैं आपको बताऊं, कांत को स्टार्टिंग में थियोलॉजी सीखने के लिए भेज दिया गया, डिविनिटी के बारे में, लेकिन वह इनको बिल्कुल पसंद नहीं आया, है ना। फिर बाद में यह पढ़ाई लिखाई करते हैं, और उसके बाद यह इसी टाउन में, कोसिनबर्ग जो ये टाउन है, जो कोनिसबर्ग है, इसी टाउन में ये प्रोफेसर बनते हैं। और ये टाउन छोड़कर ये कभी नहीं जाते हैं, मतलब इनका जन्म यही होता है, इनकी मृत्यु भी यही होती है, ये कहीं बाहर नहीं जाते इस टाउन को छोड़कर। ये अपने डेली रूटीन में बहुत ही प्रिसाइज होते हैं, बहुत डिसिप्लिन्ड इंसान थे। इन्होंने कभी शादी भी नहीं की, ये भी एक नोट करने की चीज है जो आप जान सकते हैं। लेकिन ये इतने डिसिप्लिन्ड थे कि लोग इनको देखकर अपने घड़ी का समय मिलाया करते थे, कि अगर कांत अभी कॉलेज जा रहा है तो भाई 9 बजे होंगे सुबह के, इस तरह से आप कह सकते हैं। लेकिन आप ऐसा मत सोचिए कि कांत एक ही शहर में हमेशा रह गया तो उसको पूरे दुनिया का ज्ञान नहीं था। होता है ना, बहुत सारे गांव के बच्चे भी यूपीएससी निकाल लेते हैं बिहार साइड में, उनको पूरा दुनिया का खबर रहता है, उनको सब करंट अफेयर पता रहता है। वही उसी तरह से कांत थे। कांत भले गांव में रह रहे थे, वो छोटे से शहर में रह रहे थे, पर वहां रहते हुए भी उनको पूरा करंट अफेयर का जानकारी होता था, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इस चीज को आपको समझना है। लास्ट में अब आगे हम देखेंगे, देखिए कांत को समझने के पहले हमें थोड़ा सा डेविड ह्यूम को समझना पड़ेगा। डेविड ह्यूम जो थे ना, इन्होंने न्यूटोनियन साइंस को क्रिटिसाइज किया। डेविड ह्यूम ने बोला कि ज्ञान जो है प्राप्त करने का मात्र एक ही तरीका हो सकता है। वैसे उन्होंने 2 तरीके की बात की थी, लेकिन आप सब कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए मोटे मोटे तौर पर समझिए ह्यूम को। ह्यूम कहते थे कि अगर हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, अगर नॉलेज गेन करना चाहते हैं, तो हम एक्सपीरियंस के माध्यम से ही नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। एक्सपीरियंस के माध्यम से। कुछ इनेट नॉलेज जैसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि हमारे अंदर पहले से कुछ नॉलेज होता है। हम एक कोरे कागज की तरह होते हैं। जब हमारा जन्म होता है तो हम एक कोरे कागज की तरह होते हैं, और उसमें फिर लिखावट लिखी जाती है उस कोरे कागज में। मतलब एक्सपीरियंसेस से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, पहले से कुछ नहीं हमारे अंदर होता। ऐसा ह्यूम का मानना था, और सही भी बात है, एक्सपीरियंस से ही हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। आगे ह्यूम ये भी कहते हैं कि कोई कॉजेलिटी नाम की चीज नहीं होती। मतलब कोई कॉज एंड इफेक्ट जो है, ऐसा कुछ नहीं होता कि मतलब अगर कोई एक कार्य हुआ तो उसका कारण होगा ही होगा, ये ऐसा 100% हम नहीं कह सकते। हो सकता है कि कोई कार्य बिना कारण के भी हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, जिसे हम कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं, वह कुछ भी नहीं बल्कि 2 अलग अलग एक्सपीरियंसेस है। एक एग्जाम्पल की तरह समझिए, सेब जब हम ऊपर हाथ में से छोड़ेंगे तो आप बोलिएगा कि हम पूछेंगे क्या होगा सेब अगर हम ऊपर से छोड़ेंगे, आप बोलिएगा कि सेब धरती की तरफ गिर जाएगा, मतलब धरती पर आ जाएगा, वापस गिर जाएगा। मतलब आप बोलिएगा कि अगर मैं एक कार्य करूंगा, है ना, एक कार्य करूंगा तो उसका एक और एक अलग एक इफेक्ट होगा। अगर मैं सेब को छोड़ा, सेब धरती पर गिरा। अब मैं पूछूंगा क्यों, तो ग्रेविटी। मतलब मैं जब कोई भी कार्य कर रहा हूं तो उसके मतलब एक कॉज का एक इफेक्ट हो रहा है, मेरा सेब छोड़ना, उसका एक इफेक्ट है कि वह धरती पर गिर रहा है। तो हम इस तरह से रिलेशन देखते हैं। पर यहाँ पे थोड़ा सा डेविड ह्यूम को समझना बड़ा मुश्किल है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सेब छोड़ना और सेब का धरती पर गिरना, ये 2 अलग अलग इवेंट है, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। हम इसको कॉज एंड इफेक्ट के तरह इसलिए देखते हैं क्योंकि हमने इस चीज को एक्सपीरियंस किया है। हमने बहुत बार, 100 बार हमने ये देखा है कि कोई भी चीज धरती पर छोड़ते हैं तो नीचे गिर जाता है। तो इसीलिए हमने एक कॉज और इफेक्ट बना लिया कि जब जब सेब जब हाथ से छूटेगा तो वो नीचे ही गिरेगा।
ये बस एक एक्सपीरियंस का चीज है। अगर आप स्पेस में जाइए, आपको कोई आइडिया नहीं है कि स्पेस में ग्रेविटी होता है नहीं होता है, वहां पे जाकर आप सेब छोड़िए, क्या सेब नीचे गिरेगा? सेब नीचे नहीं गिरेगा। तो मतलब ये जो कॉज और इफेक्ट जो हम ढूंढने का कोशिश करते हैं हर एक चीज में, कार्य और कारण ढूंढने का कोशिश करते हैं कि कोई कार्य हुआ तो उसका कुछ कारण रहा होगा, और किसी कारण से ही कोई कार्य होता है। तो ये जो कॉज और इफेक्ट का जो रिलेशनशिप है, जिसको वह कॉजल जिसको जो ह्यूम है बोलते हैं कॉजैलिटी, तो ये कॉजैलिटी नहीं होता, ऐसा ह्यूम का मानना था। जो भी चीजें हैं सिर्फ और सिर्फ हम अपने एक्सपीरियंस पर ही सीख सकते हैं। लेकिन इससे क्या होगा ना, इससे पूरा साइंस का न्यू हिल जाएगा। फिर तो सब चीज को हम एक्सपीरियंस ही हमें करना पड़ेगा, और कोई कॉज एंड इफेक्ट नहीं होगा, तो साइंस की तो न्यू ही हिल जाएगी, क्योंकि साइंस इसी पे काम करता है, कारण और कार्य ढूंढने की कोशिश करता है। और ये चीज को जो है इन्होंने क्रिटिसाइज किया, कांत ने। ये जो डेविड ह्यूम का जो आइडिया है ना, उसको कांत ने क्रिटिसाइज किया। अब यहां से हम लोग कांत को समझने की कोशिश करेंगे। कांत ने कहा कि ठीक है, ये तो बात हम मानते हैं कि एक्सपीरियंस से ही हम नॉलेज गेन कर सकते हैं, वो तो ठीक बात है। लेकिन वह ये भी कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस से हम नॉलेज गेन नहीं कर सकते। हम जो है कुछ एक्सपीरियंस को रीजन का भी इस्तेमाल करके गेन कर सकते हैं, अपने लॉजिक को लगाकर, अपने बुद्धि को लगाकर, अपने इंटेलेक्ट का यूज करके। ऐसा नहीं कि सिर्फ देख कर या सुनकर या महसूस करके अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू ही सिर्फ नॉलेज को गेन किया जा सकता है। ऐसा वह इसलिए कहते हैं कि देखिए, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं ना, वो हमें ट्रू नॉलेज नहीं प्रोवाइड कराता। जो हम एक्सपीरियंस करते हैं वह हमें ट्रू नॉलेज नहीं प्रोवाइड कराता, क्योंकि जो हमारा एक्सपीरियंस है वह एक्सपीरियंस इंडिपेंडेंट नहीं है, वह एक्सपीरियंस स्वतंत्र नहीं है। वह एक्सपीरियंस हमारे टाइम और स्पेस से गाइडेड होता है, टाइम और स्पेस से गाइडेड होता है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपके आंखों पर हरे कलर का चश्मा लगा दिया जाए, तो आप सभी चीजों को एक्सपीरियंस करेंगे कि सब चीज ग्रीन है ना। आप किसी भी चीज को देखेंगे, जैसे एक सेब को देखेंगे तो आपको सेब ग्रीन दिखेगा। तो आप तो एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि सेब ग्रीन है, लेकिन क्या सच में सेब ग्रीन है? ऐसा जरूरी नहीं कि सेब ग्रीन है, सेब रेड भी हो सकता है। पर आप उसको ग्रीन एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि आपके ऊपर चश्मा लग चुका है। किसका चश्मा लग चुका है? टाइम और स्पेस का चश्मा लग चुका है। तो इसका मतलब आप ट्रू नॉलेज एक्सपीरियंस से भी गेन नहीं कर सकते सिर्फ। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ 6 लिख रहा हूँ, कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा होगा, कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा होगा। अब ये व्यक्ति बोलेगा यहाँ से देख के कि नहीं नहीं 9 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है। ये तो इसको 9 एक्सपीरियंस कर पा रहा है, और ये इसको 6 एक्सपीरियंस कर पा रहा है। तो एक्सपीरियंसेस जो है ना वह डिफर करते हैं। हर एक व्यक्ति का अनुभव है ना अलग अलग होता है, और हर एक व्यक्ति का अनुभव टाइम और स्पेस पे डिपेंड करता है। आप किस समय में हैं और आप कहां पर हैं। आज अगर किसी आप इस्लामिक कंट्री में जाइएगा और वहां पे अगर आप बोलिएगा कि मैं हिंदू हूं और हमारे घर और हमारे यहाँ मूर्ति पूजा होता है, तो वो बोलेंगे हिंदू मूर्ति पूजा कैसे, कोई मूर्ति पूजा कैसे कर सकता है, वो तो फॉर्मलेस गॉड में बिलीव करते हैं। तो उनका एक्सपीरियंस है कि भगवान का कोई रूप नहीं होता, और हम भगवान की मूर्ति की पूजा करते हैं। तो उनके लिए जो ज्ञान है ना, वो ट्रू नॉलेज उनके लिए कुछ और है, और हमारे लिए कुछ और है। नॉलेज जो है वह वेरी करता है स्पेस और टाइम में, है ना। लेकिन हमारे हिसाब से हमारा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि अगर भगवान सर्वव्यापी है, अगर भगवान सभी चीज में है, कण कण में है, तो मूर्ति में भी हुए ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मूर्ति में ही भगवान है, पर मूर्ति में भी भगवान है। मूर्ति में ही भगवान है ऐसा नहीं है, भगवान तो सभी जगह है। और अगर सभी जगह है तो मूर्ति में भी भगवान है। तो इसलिए मूर्ति को पूजना मतलब भगवान को पूजना है। अगर एक इंसान के सामने भी झुक रहे हैं तो इंसान के अंदर भी भगवान है, तो वो भी सही है। तो हम लोगों का पैर छूते हैं आदर करने के लिए। तो हमारे
दिमाग पे दूसरा चश्मा लगा हुआ है, टाइम स्पेस हमारा दूसरा है, और उनके आंखों पर दूसरा चश्मा लगा हुआ है। तो आप जैसा चश्मा पहनिएगा ना, आपको उसी तरह का नॉलेज प्राप्त होगा। चश्मे पर डिपेंड करता है नॉलेज, ग्रीन चश्मा लगाए हैं कि पर्पल चश्मा लगाए हैं, और वो चश्मा टाइम और स्पेस का है। आज के 100 साल बाद एक्सपीरियंस बदलेंगे, 100 साल पहले एक्सपीरियंस अलग थे। आज अफ्रीका में एक्सपीरियंस कुछ और होगा रिलीजन का, इंडिया में कुछ और है। तो टाइम और स्पेस वो चश्मा है जो सबके पास है, और ये चश्मा के कारण हम इंडिपेंडेंट एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। हमारा जो एक्सपीरियंस, हमारा जो अनुभव होता है ना, वह स्वतंत्र नहीं होता है, ये गाइडेड होता है इसी टाइम और स्पेस से। इसीलिए हम सिर्फ एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके ट्रू नॉलेज प्राप्त नहीं कर सकते। ये चीज आपको समझ में आया? ये कांत का रीजनिंग है। और कांत कहते हैं कि ट्रू नॉलेज जो है वह जो है रीजन से भी प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि कुछ कुछ इनेट ट्रुथ होते हैं हमारे अंदर, और यही इनेट ट्रुथ जो है, वह जो इनेट नॉलेज है हमारे अंदर, जो हमारे अंदर नॉलेज है, हमारे अंदर ऑटोनॉमी है, हम स्वतंत्र हैं, हमारे अंदर ऑटोनॉमी, हम सोच सकते हैं। ये जो आपका रीजन है हमारे अंदर, इससे हम और भी नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। नॉलेज हम प्राप्त कर सकते हैं, कुछ चीजों को जान सकते हैं। तो आपको समझ में आया? कांत का बोलना था बेसिकली, ह्यूम ने कहा कि सब चीज एक्सपीरियंस से प्राप्त होगा, सब चीज एक्सपीरियंस से ही होता है। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ठीक है, एक्सपीरियंस से होता है, पर जो हम एक्सपीरियंस करते हैं ना, वो एक्सपीरियंस जो है वह गाइडेड होता है टाइम स्पेस से, वह ट्रू नॉलेज नहीं है। चीजें कुछ और हैं, पर हमें कुछ और ही अनुभव होता है, क्योंकि हमारे दिमाग पर टाइम और स्पेस का चश्मा लगा हुआ है। आपको यहां तक समझ में आया? और यही चीज को हम आगे पूरे लेक्चर में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिलाकर ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हैं कांत के, आप इसको यहाँ पे देख लीजिए। अब जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कॉपरनिकस ने एक रेवोल्यूशन लाया था और एस्ट्रोनॉमी में, उसी तरह से कांत ने रेवोल्यूशन लाया फिलॉसफी में। सेम एग्जाम्पल, फिलॉसफी में वही, जैसे कॉपरनिकस ने क्या रेवोल्यूशन लाया था कि जो दिखता है वह होता नहीं, और जो होता है वह कभी कभी नहीं दिखता। तारे जमीन पर याद कीजिए, जो दिखता है वह होता नहीं, और जो होता है वह दिखता नहीं। दिखता है कि सूर्य चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, पर ऐसा है नहीं, और जो हो रहा है वह दिख नहीं रहा है। धरती चक्कर लगा रही है चारों तरफ सूर्य के, पर ये दिखाई नहीं दे रहा। तो ये कॉपरनिकस ने सबसे पहली बार ये क्रांति लाई थी एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में। उसी तरह से फिलॉसफी में कांत ने ये रेवोल्यूशन, ये क्रांति लाई कि जो हम अनुभव करते हैं वह होता नहीं, और जो होता है वह हम अनुभव नहीं कर पाते। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर चश्मा लगा हुआ है। अगर हमने ग्रीन चश्मा पहना है तो हमें रेड एप्पल ग्रीन दिखेगा। तो जो दिख रहा है वो है नहीं, लेकिन जो है वो हम देख नहीं पा रहे हैं उस चश्मे के कारण। तो इसीलिए कांत एक बहुत बड़े थिंकर हैं अपने आप में। जैसे कॉपरनिकस ने रेवोल्यूशन लाया, इसी तरह से आपका एक कॉपरनिकन रेवोल्यूशन फिलॉसफी में लाया था कांत ने। और मैंने जो एग्जांपल दिया वही सब चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब सवाल ये आता है कि भाई, हम तो ये समझ गए कि हम अपने एक्सपीरियंसेस का इस्तेमाल करके, अपने प्योर सेंसेस का इस्तेमाल करके हम नॉलेज को गेन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे ऊपर ग्रीन चश्मा लगा हुआ है आंखों पर, हमें रेड सेव भी ग्रीन दिखेगा। तो हम तो कभी एक्सपीरियंस के आधार पर सिर्फ नहीं जान सकते कि वो सेव रेड है, क्योंकि हम कभी देख ही नहीं पाएंगे उस चीज को, है ना? तो कांत जो है हमें समझाते हैं कि हम किस तरह से जो है रियल ट्रुथ को जान पाएंगे। अब हम थोड़ा सोशली बात करते हैं, सोसाइटी को लेकर हम यहाँ से बात करेंगे, है ना? कांत कहते हैं कि देखिए, दो तरह के वर्ल्ड हैं। एक है वर्ल्ड ऑफ सेंसेस। वर्ल्ड ऑफ सेंसेस को वह बोलते हैं वर्ल्ड ऑफ फिनोमिना। जो वर्ल्ड ऑफ फिनोमिना है वह कंप्लीटली बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस है। जो हम एक्सपीरियंस पर हम जो देखते हैं वही चीज। और जो वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंस है, वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंसेस, इसमें इसमें कॉज एंड इफेक्ट है। आप वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंस को देखिए। आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं,
एक कुछ काम हो रहा है, उसका कुछ कारण है, क्या? आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं। आप नौकरी कर रहे हैं, क्या कारण है? पैसा कमाना है। तो आप जितने भी वर्ल्ड ऑफ सेंसेस में आप चीजों को एक्सपीरियंस कीजिएगा, सब कॉज एंड इफेक्ट पर बेस्ड है। और ये जो कॉज एंड इफेक्ट वाली चीज थी ना, इस चीज को ह्यूम ने नकार दिया था। लेकिन यहां पर कहा, यहां पर कांत ने कि नहीं, एक्सपीरियंस जो चीज हम करते हैं ना, उसमें कॉज एंड इफेक्ट तो होता ही होता है। इसने बोला कि एक्सपीरियंस में कोई कॉज इफेक्ट नहीं होता है। आपको समझ में आया होगा, पर ये बोल रहे हैं कि कॉज इफेक्ट एक्सपीरियंस में है। यहां पे आपको समझ में आया? तो जो वर्ल्ड ऑफ सेंसेस है, वर्ल्ड ऑफ फिनोमिना कंप्लीटली हमारे एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड है, कॉज एंड इफेक्ट पर बेस्ड है। कोई पढ़ाई कर रहा है तो उसका एक कॉज है, कारण है। कॉज ये है कि वो अच्छा मार्क्स लाना चाहता है। कोई भी कुछ काम कर रहा है तो उसका कुछ कॉज है। और जो वर्ल्ड ऑफ सेंसेस होते हैं ना, यहाँ पर जो हमारे एक्शंस होते हैं, यह हाइपोथेटिकल इंपरेटिव पर बेस्ड होते हैं। वर्ल्ड ऑफ सेंसेस में जो हम अपने एक्शन परफॉर्म करते हैं वह हाइपोथेटिकल इंपरेटिव, मतलब हमारे सेल्फ इंटरेस्ट पर बेस्ड होते हैं। सेल्फ इंटरेस्ट पर, हमारा कुछ स्वार्थ है इसलिए हम कुछ काम को करते हैं वर्ल्ड ऑफ सेंसेस में। एग्जाम्पल के तौर पर इसको हम लोग आइडिया ऑफ कॉन्सेक्वेंशलिज्म से देख सकते हैं। कॉन्सेक्वेंशलिज्म का आइडिया है कि अगर हम कोई एक्शन कर रहे हैं तो हम उस एक्शन को जज करेंगे उसके रिजल्ट पर। अगर हमने कोई एक्शन किया, अगर इससे हमें कोई बेहतर रिजल्ट मिला, तो हम कहेंगे कि ठीक है, ये एक्शन सही है। एक तरह से यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल है, यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल। और अगर हमने कोई एक्शन किया, अगर हमने कोई अच्छा एक्शन भी किया, अगर हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, मान लीजिए हमने बहुत पढ़ाई की, हमने अच्छा एक्शन किया, पर अगर हम एग्जाम में अच्छा मार्क्स नहीं ला पाए, तो हमें लगता है कि यार हमारा तो पूरा समय बर्बाद हो गया। तो हमारा जो अभी का अप्रोच है ना, वो सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड है, सेल्फ इंटरेस्ट पर बेस्ड। हम कोई भी एक्शन करते हैं ना, तो उसका कुछ ना कुछ हमारे अंदर में चलता रहता है कि हम इस कार्य को करेंगे तो इससे हमें ये फायदा होगा, सेल्फ इंटरेस्ट। और जब तक आपके मन में सेल्फ इंटरेस्ट की भावना होगी, तब तक आप ट्रू नॉलेज को गेन नहीं कर सकते। ये सेल्फ इंटरेस्ट का जब तक चश्मा आपके दिमाग में होगा, तब तक आप ट्रू नॉलेज को गेन नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आज रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, अब रशिया और यूक्रेन के युद्ध में अगर देखा जाए तो साथ तो खैर यूक्रेन का ही भारत को देना चाहिए था, लेकिन कांत के हिसाब से दुनिया नहीं चलती ना। इसीलिए इंडिया जो है अंदर ही अंदर रशिया का साथ दे रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया का सेल्फ इंटरेस्ट रशिया के साथ जुड़ा हुआ है। इंडिया ने सेल्फ इंटरेस्ट का चश्मा पहन के रखा है, और बाकी देशों ने भी, चाइना ने, पाकिस्तान ने, यूएई ने। तो ये गलत चीज नहीं है। ये अगर हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करें तो ये सही चीज है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पर। जब तक आप अपने स्वार्थ का चश्मा पहन के रहिएगा, तब तक आपको जो सच है नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आप सच को अपने स्वार्थ के हिसाब से इंटरप्रेट करने की कोशिश कीजिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप एक जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको रिजर्वेशन हमेशा आपको बुरा ही दिखाई देगा। आपको लगेगा नहीं, बहुत ही खराब चीज है। हो सकता है कि, देखिए, एक एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं, एक और एग्जांपल, बड़ा अच्छा एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है अभी। जैसे हिजाब जो है, इसको यूरोपियन कंट्री सपोर्ट नहीं करते। यूरोपियन कंट्री, मैं ये नहीं बोल रहा हूं हिजाब पहनना सही है गलत है, मैं उस डिबेट में जाना ही नहीं चाहता। बस यूरोपियन कंट्री, और मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा था, जो जो इस्लामिक कंट्री है वहां मैं बात कर रहा हूँ, जैसे सऊदी की बात कर रहा हूँ मैं। इंडिया में तो हिजाब के डिबेट पे मैं बात ही नहीं करना चाहता, ये बिल्कुल अलग ही टॉपिक है। सऊदी जो अरेबिया है, वहां लोग हिजाब पहनते हैं, वहां की विमेन्स हिजाब पहनती हैं। यूरोपियंस इस चीज को डिसलाइक करते हैं, कहते हैं कि ये बहुत गलत चीज है। उनके हिसाब से नॉलेज यही है, ज्ञान उनके पास यही है कि हिजाब पहना औरतों के राइट्स के खिलाफ है, उनके फ्रीडम के खिलाफ है।
पर ये जो आप जो नॉलेज और जो ज्ञान बांटते फिर रहे हैं, ये ज्ञान कहीं आपके हाइपोथेटिकल इंपरेटिव से तो गाइडेड नहीं है। क्या आप जो ज्ञान दे रहे हैं, क्या वहां कहीं आप फायदा तो कुछ नहीं देख रहे? तो जवाब है बिल्कुल फायदा देख रहे हैं। यूरोपियन इंडस्ट्री जो है, यह कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज है। अब विमेन हिजाब पहनेंगी तो वह ज्यादा कॉस्मेटिक का इस्तेमाल नहीं करेंगी। तो इसीलिए यूरोपियंस कहते हैं हिजाब क्यों पहनते हैं, हिजाब हटा दीजिए, हटा दीजिए, हिजाब नहीं पहनिएगा तो थोड़ा और शायद कॉस्मेटिक्स का यूज करें, उनका फायदा हो जाएगा। तो इसीलिए हाइपोथेटिकल जो इंपरेटिव का मतलब यहाँ पे है कि आप अगर कोई भी चीज को देख रहे हैं तो आप अपने स्वार्थ का चश्मा लगाकर देख रहे हैं। जब तक आप अपने स्वार्थ के चश्मे को लगाकर देखिएगा कि ये काम अगर हम करेंगे तो इससे हमारा क्या फायदा है, अगर आप फायदा को अगर मद्देनजर रखते हुए अगर काम कीजिएगा तो आप कभी भी आप वर्ल्ड ऑफ फिनोमिना से बाहर नहीं आ सकते, वर्ल्ड ऑफ सेंसेस से बाहर नहीं आ सकते। और जो आपके पास ज्ञान होगा ना, वो ज्ञान अधूरा ज्ञान होगा, वह पार्शियल नॉलेज होगा, आपका एक्सपीरियंसेस का नॉलेज होगा, है ना। अब आगे, अगर आपको ट्रू नॉलेज गेन करना है तो आपको वर्ल्ड ऑफ नॉमिना को समझना पड़ेगा। दो वर्ल्ड बताया है कांत ने, एक वर्ल्ड ऑफ फिनोमिना, एक वर्ल्ड ऑफ नॉमिना। वर्ल्ड ऑफ नॉमिना जो है वह अननोवेबल वर्ल्ड है, ऐसा वर्ल्ड जिसको हम ऐसे नहीं जान सकते, हम अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू उसको देखकर नहीं समझ सकते। हमें अगर वर्ल्ड ऑफ नॉमिना को समझना है तो हमें मॉरली एक्ट करना पड़ेगा। अगर आप मोरालिटी के हिसाब से, अगर आप अपने मॉरल प्रिंसिपल के हिसाब से एक्ट करते हैं, अगर आप अपने ड्यूटी को परफॉर्म करते हैं, अपने अगर दायित्व का अगर निर्वहन करते हैं, ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करते हैं, तो उसके बाद फिर आप इस वर्ल्ड ऑफ नॉमिना को समझ पाइएगा। और वर्ल्ड ऑफ नॉमिना को समझने के लिए आपको कैटेगोरिकल इंपरेटिव का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैटेगोरिकल इंपरेटिव का मतलब है कि आपको मॉरली एक्ट करना पड़ेगा। आपको एक एक्शन को इसलिए नहीं जज करना, आप इस एक्शन को इसलिए जज नहीं कीजिएगा कि ये इससे रिजल्ट क्या आ रहा है। रिजल्ट अगर अच्छा आ रहा है तो कहिएगा ये एक्शन अच्छा है, रिजल्ट खराब आ रहा है तो बोलिएगा एक्शन खराब है। आप मॉरली डिसाइड कीजिएगा, आप डिसाइड कीजिएगा कि पढ़ना अच्छी बात है। आप ये सोचकर अगर पढ़ाई कीजिएगा तो फिर आप कैटेगोरिकल इंपरेटिव से काम कर रहे हैं। आप रिजल्ट की टेंशन नहीं कर रहे हैं कि आप टॉप करेंगे, आप फेल होंगे, आपके एवरेज मार्क्स आएंगे, जो भी हो हमें मतलब नहीं है। बस हम अपने एक्शन को गुड इंटेंशन के साथ, मोरालिटी के साथ, अपने ड्यूटी को परफॉर्म कर रहे हैं, अपने दायित्व का अगर आप निर्वहन कर रहे हैं एक एक्शन में, तो फिर आप कैटेगोरिकल इंपरेटिव से काम कर रहे हैं। और इसी को डीओंटोलॉजी कहा जाता है। आप किसी भी एक्शन को जज नहीं करते उसके रिजल्ट से, कि अगर रिजल्ट खराब हुआ तो एक्शन गलत, रिजल्ट अच्छा हुआ तो एक्शन सही ना। अगर आप एक डिओंटोलॉजी का मतलब है आप एक्शन को अपने आप में सब कुछ मान के चल रहे हैं, आप गुड इंटेंशन, मॉरल इंटेंशन के साथ आप एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं बिना ये सोचे हुए कि इसका रिजल्ट क्या होगा। अगर आप गुड इंटेंशन के साथ एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर आप डी ऑन्टोलॉजिकल प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं, कैटेगोरिकल इंपरेटिव से काम कर रहे हैं। और कांत कहते हैं कि अगर गुड इंटेंशन से अगर आपने कोई एक्शन किया, अगर उससे रिजल्ट अच्छा हुआ तो बहुत अच्छी बात, और अगर रिजल्ट अच्छा नहीं भी हुआ तो लोग आपको ब्लेम नहीं करेंगे, लोग आपको ब्लेम नहीं करेंगे। बचपन में क्या होता था, हम चाय परोसने के लिए बड़ा एक्साइटेड होते थे। जब हमारे घर गेस्ट आते थे तो 4-5 साल का बच्चा होता है, 6 साल का, कहता मम्मी हम चाय देकर आएंगे, हम चाय देकर आएंगे। उसमें एक कैटेगोरिकल इंपरेटिव काम कर रहा है। वह जो एक्शन कर रहा है ना, वह इसलिए नहीं कर रहा है कि हम चाय जाकर देंगे तो लोग हमें पैसे देंगे, जो गेस्ट आए हैं ना, वो उसके अंदर सर्विंग की भावना है कि हम सेवा करें अपने गेस्ट की, बड़ा उतावला है, अपनी मम्मी का हेल्प करें, चाय लेकर जा रहा है, गुड इंटेंशन है, ठीक है। कभी कभी होता क्या था, चाय हाथ से छूटकर गिर जाता था, तो गिर जाता था ना तो मम्मी पापा हमें डांटते और मारते नहीं थे मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब 99% घर में ऐसा ही होता है। कहते थे कोई बात नहीं, चाय गिर गया ना, कोई बात नहीं, चलो चलो इसको साफ कर देंगे। क्योंकि मम्मी पापा ये देखकर खुश रहते थे कि हमारे बच्चे का एक्शन जो है ना
वह गुड इंटेंशन से गाइडेड है, कैटेगोरिकल इंपरेटिव से गाइडेड है, मोरालिटी से गाइडेड है, अपने ड्यूटी को परफॉर्म कर रहा था, अपने दायित्व को निभा रहा था। और अगर आप गुड इंटेंशन के साथ कोई एक्शन करते हैं ना, तो ये एक्शन अपने आप में ही जस्टिफाइड है। अगर इससे रिजल्ट खराब भी हो जाता है, अगर चाय गिर भी जाता है, तो लोग आपको ब्लेम नहीं करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है इस चीज को। तो अगर आप कैटेगोरिकल इंपरेटिव को अगर अपने आप में सम्माहित कर लेते हैं, इफ यू विल एक्ट according to the principle of categorical imperative which is based on the deontology, डिओन्टोलॉजी एक्शन अपने आप में सब है, रिजल्ट मैटर नहीं करता, जो कि बिल्कुल ही उल्टा है यूटिलिटेरियनिज्म का। बाद में कांत का क्रिटिक होगा, यूटिलिटेरियंस आएंगे, मैं पहले पढ़ा चुका। बेंथम और मिल कहेंगे कि भाई एक एक्शन को ना इंटेंशन से जज नहीं करते। अच्छा इंटेंशन था, रिजल्ट खराब हो गया, वो एक्शन बेकार था, कांट बी जस्टिफाइड। ऐसे में बच्चे को मारना चाहिए, चाहे कैसे गिरा दिया बे। यूटिलिटेरियंस कहेंगे ये चीज कि अगर बैड इंटेंशन के साथ भी अगर कोई काम कर रहे हैं, अगर मम्मी ने अगर बोला चाय देना, अगर आप पूरा गुस्साए हुए हैं, हमको चाय नहीं देना है, फिर भी आप अच्छे से जाकर चाय पहुंचा कर आ गए, तो ठीक है। बैड इंटेंशन जरूर था, चाय देना नहीं चाहते थे, सेवा नहीं करना चाहते थे, मम्मी की मदद नहीं करना चाहते थे, पर अंतिम में काम पूरा कर दिया आपने, रिजल्ट मैटर करता है। दैट इज कॉल्ड यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटेरियनिज्म का वो एक प्रिंसिपल है, पर डीओंटोलॉजी जस्ट उल्टा। एक्शन इज इंपॉर्टेंट, व्हाट द रिजल्ट इज गोइंग टू कम दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। और आज भी हमें कांत से ये चीज सीखना चाहिए। आज हम पढ़ाई करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो हमारे अंदर लालच होता है रिजल्ट का, और अगर रिजल्ट नहीं आता तो हम सोचते हैं तो काम ही बेकार हो गया। ऐसा मत सोचिए। काम जो आप किए हैं ना, जो कार्य आपने किया, एक्शन जो आपने परफॉर्म किया, ये अपने आप में ही एक सब कुछ था। इट वॉज द एंड इन इटसेल्फ। इस तरह से आपको सोचना है। अब अगर आप कैटेगोरिकल इंपरेटिव से अगर चीजों को अगर देख रहे हैं, कर रहे हैं, तो आपको फिर वर्ल्ड ऑफ नॉमिना का एक्सपीरियंस होगा, आपको ट्रू नॉलेज प्राप्त होगा, आप वह रियलिटी को देख पाइएगा जो कि आप चश्मे से नहीं देख पा रहे थे, अपने एक्सपीरियंस से नहीं देख पा रहे थे। अब क्वेश्चन ये होता है कि भाई ठीक है, कैटेगोरिकल इंपरेटिव से चलिए हम आज से काम करेंगे, सेल्फ इंटरेस्ट को त्याग कर मॉरल प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके हम काम करेंगे, पर वो मॉरल प्रिंसिपल क्या होगा? ये क्वेश्चन उठता है ना कि वो मोरल प्रिंसिपल कौन डिसाइड करेगा? कांत कहते हैं कि वो मोरल प्रिंसिपल इंडिविजुअल्स खुद डिसाइड करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि वो मोरल प्रिंसिपल इंडिविजुअल खुद डिसाइड करेंगे तो क्या एक यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल बन पाएगा? यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल ऐसा तो नहीं होगा कि हम जो डिसाइड किए मॉरली, जैसे हम मान लीजिए डिसाइड किए कि अगर किसी ने कुछ गलती की, जैसे किसी ने कुछ गलती की, तो मेरा मॉरल तो यही कहता है कि उसको 2 तमाच लगा दो। अगर वो माफी भी मांग रहा है तो दूसरा व्यक्ति कहेगा ना 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 ना, अगर किसी ने गलती किया, माफी मांग ली, तो छोड़ दो, माफ कर देना चाहिए, तमाच नहीं लगाना चाहिए उसको। उसको चमाट तमाच जो भी कहते हैं, है ना, थप्पड़ नहीं लगाना चाहिए। अब यहाँ पे ये एक डिबेटेबल टॉपिक है, इसके बारे में हम क्रिटिसिज्म डिस्कस करेंगे। कुल मिलाकर सवाल ये है कि क्या यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल बनाया जा सकता है? अगर हर एक व्यक्ति अगर अपना अपना खुद से मॉरल प्रिंसिपल बनाए, तो क्या एक मॉरल प्रिंसिपल यूनिवर्सली बन पाएगा? तो कांत कहते हैं यस, हम बना पाएंगे। जो प्रिंसिपल है यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल, कैसे बना पाएंगे? तो उसके लिए वह 2 प्रिंसिपल बताते हैं। कहते हैं कि आप जब कोई भी एक्शन कर रहे हैं, तो आप ये देखकर कीजिए कि अगर अगला आदमी अगर आपके जगह पर होगा, तो वो अगर ये काम को करेगा तो आपको कोई परेशानी तो नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर, आपको मिला रोड पर पर्स गिरा हुआ, पर्स गिरा हुआ मिला, तो आप क्या कीजिएगा? उस पर्स को लौटाइएगा या उस पर्स को रख लीजिएगा? तो मोस्ट ऑफ द लोग बोलेंगे कि भाई पर्स रख लेंगे, क्या करेंगे उसको। बट आप ये समझिए कि अगर आपका पर्स गिरा होता तो आप क्या एक्सपेक्ट करते? अगर मान लीजिए आपका पर्स गिरा होता, उसमें आपका एटीएम था, पैन कार्ड था,
अगर वो अगर गिरा होता रोड पर और किसी दूसरे व्यक्ति को मिलता, तो आप उससे क्या उम्मीद करते कि वह क्या करना चाहिए उसको? तो आप कहते कि अरे भाई मेरा पर्स है, बहुत उसमें जरूरी कागजात थे, एटीएम था, ये पर्स तो लौटा देना चाहिए, पुलिस को दे देना चाहिए। तो बस आप यही एग्जाम्पल कांत देते हैं, इसी तरह का एग्जाम्पल देते हैं। कहते हैं कि आप अगर कोई एक्शन कर रहे हैं, ये जरूर ध्यान में रखिए कि अगर कल के डेट में अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, आप क्या उम्मीद करेंगे कि अगला वाला क्या करे। तो आप उम्मीद करेंगे कि अगर मेरा पर्स गिरे ना तो अगला वाला उसको हमको लौटा दे, तो आपको भी उसको लौटा देना चाहिए, है ना, आपको भी उसको पुलिस में दे देना चाहिए, उसको रख नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अगर उस पर्स को अपने पास रख लेंगे तो आप इस चीज को यूनिवर्सलाइज कर दे रहे हैं कि चोरी गलत बात नहीं है, कर सकते हैं, हम लोग स्टील कर सकते हैं, कोई खोई हुई चीज जो हमारी नहीं भी है हमें मिला तो हम रख लेंगे। तो आपने आज किसी और का चीज रखा, दूसरा व्यक्ति भी ऐसा सोच के आपका कोई चीज रख लेगा, तीसरा फिर ऐसा सोचेगा, चौथा कोई ऐसा सोचेगा। एक और एग्जांपल देता हूं, आप लोग हमसे नोट्स खरीदते हैं, है ना, हमारे पास पैसा डाल के। अब आप ये बताइए कि आप मुझे पैसा डालते हैं तो मेरे दिमाग में क्या होना चाहिए कि मैं आपको नोट्स दे दूं। अगर मान लीजिए मैंने पैसा रख लिया, मैं पैसे रखूंगा नहीं, मैं मजाक कर रहा हूं, मान लीजिए मैंने पैसे रख लिया, मैंने नोट्स नहीं दिया, तो मैंने यूनिवर्सलाइज कर दिया कि किसी ने अगर कुछ काम के लिए मुझे पैसे डालें तो मैं उसको रख सकता हूँ, मैं उसको चुरा सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, है ना। अब ठीक है, मैंने आज ये काम तो कर दिया, लेकिन इस चीज को मैंने यूनिवर्सलाइज भी कर दिया। अगर कोई मेरे साथ अगर ऐसा करता है ना तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो कल के डेट में मैं अमेजोन से कुछ सामान मंगाऊंगा तो अमेजोन को मैंने अगर पे किया तो वो मेरा पैसा ले लेगा, क्योंकि मुझे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। फिर मैंने तो यूनिवर्सलाइज कर दिया कि कोई तुम्हें पैसा दे, तुम उसको बिना सर्विस दिए उसका तुम पैसा रख लो। तो कल अमेजोन वाला ऐसे करेगा मेरे साथ, अमेजोन वाला के साथ कोई और कर देगा, इस तरह से कियोस हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल, आप रिलेशनशिप में हैं, आप अपनी वाइफ को धोखा दे रहे हैं, तो आप जिस मोमेंट अपने वाइफ को धोखा दिए उसी समय आपने ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल बना दिया कि अगर अपनी वाइफ को धोखा देते हैं तो कोई और व्यक्ति भी धोखा दे सकता है। आप देखिए, आप अपने वाइफ के जगह पे रह के देखिए कि अगर आपको वाइफ अगर आपकी धोखा देगी आपको कैसा लगेगा? आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो आपने मॉरल प्रिंसिपल वहां पे आपको बनाना है कि जो लॉयलिटी है एक इंपॉर्टेंट मॉरल प्रिंसिपल है, इसको हमें कभी नहीं त्यागना चाहिए। क्योंकि अगर एक बार के लिए अगर उस मॉरल प्रिंसिपल को त्याग दिया तो कल के डेट में आपकी वाइफ भी वही काम करेगी और आपको फिर कोई बोलने का हक नहीं है। जैसा कि मैंने पर्स का एग्जाम्पल दिया, तो आप कैसे डिसाइड कीजिएगा कि मॉरली करेक्ट क्या है? इसको डिसाइड करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि अगर कोई और व्यक्ति मेरे जगह पे, अगर कोई और व्यक्ति अगर होता और वो अगर मेरे से अगर व्यवहार करता तो हम उससे क्या एक्सपेक्ट करते। अगर कोई व्यक्ति से हम जाकर माफी मांगते तो हम क्या एक्सपेक्ट करते कि वो व्यक्ति हमको माफ कर दे। तो इससे मॉरल प्रिंसिपल बनाइए ना कि अगर कोई व्यक्ति के पास हम जाकर माफी मांगेंगे तो माफ कर देना चाहिए अगले व्यक्ति को। तो आप भी फिर इस चीज को तय कीजिए कि ठीक है, अगर कोई व्यक्ति मेरे पास आकर माफी मांगे तो मैं भी माफ कर दूंगा। तो ऐसे सब कोई ये मॉरल प्रिंसिपल बना लेगा और लोग कैटेगोरिकल इंपरेटिव से काम करेंगे। अगर मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिया, पर्स का एग्जाम्पल ये, तो कुल मिलाकर मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि पहला प्रिंसिपल क्या कहता है। पहला प्रिंसिपल यही कहता है कि आप अपने आप को दूसरे का स्थान पर देखो। आप ये देखो कि आप क्या एक्सपेक्ट करोगे दूसरों से, और आप जो एक्सपेक्ट करोगे ना वही चीज आप खुद भी करो। तो मॉरल प्रिंसिपल हो गया। इसके लिए आपको कोई रिलीजन और किसी चीज की जरूरत नहीं है। ऐसा कांत कहते हैं कि रिलीजन से मोरालिटी डिराइव करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका एक्सीडेंट हो गया हो, आप क्या सोचेंगे कि दूसरा व्यक्ति क्या करे?
आप सोचेंगे अरे भाई दूसरा व्यक्ति तुरंत कार रोक के हमको हॉस्पिटल ले जाए। तो आप अगर ये सोच रहे हैं ना, तो आपको भी फिर ये करना पड़ेगा। कोई गिरा है रोड पर तो तुम भी जाओ उसको अस्पताल लेकर, एक्सीडेंट हुआ उसका तो। लेकिन तुम अपनी गाड़ी नहीं रोकोगे, तुमको प्रॉब्लम है इस चीज से। लेकिन तुम गिरो तो फिर ऐसा, फिर अगर दुनिया ने किया तो फिर गलत है, तुम्हारे साथ गलत हुआ। आपने नहीं गलत किया क्या? तो ये चीज है, इस तरह से हम डिसाइड करेंगे। अपने आप को उसके स्थान पर रखकर ये सोचेंगे कि दूसरों को क्या करना चाहिए मेरे साथ अगर मेरी ऐसी स्थिति हो। दूसरा है, अगर आप कैटेगोरिकल इंपरेटिव से अगर आप मॉरल्स अगर आप डिराइव करना चाहते हैं, दूसरा आपको ये सोचना पड़ेगा कि ह्यूमन बींग्स जो है ना अपने आप में एंड है, अपने आप में एंड है। ह्यूमन बींग्स मीन्स नहीं है। मतलब आप जब किसी के साथ कुछ एक्शन करते हैं, कार्य करते हैं, तो अगर आप इंसानों को अगर अपने आप में एंड लेकर चलिएगा तो फिर आप मॉरली एक्ट कर पाइएगा। मतलब आप उनको मीन्स नहीं समझिएगा। अब जैसे मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूं, मैं अपने आप में एक व्यक्ति हूं, मेरा खुद का दिमाग है, मेरी स्वतंत्रता है। आपको रिस्पेक्ट करना है मेरे स्वतंत्रता, मेरे दिमाग, मेरे बुद्धि का। मैं अपने आप में एक एंड हूं। आपको मुझे एज अ मीन्स इस्तेमाल नहीं करना। हाँ, कुछ हद तक एज अ मीन्स इस्तेमाल कर सकते हैं कि चलो भाई ये वीडियो बनाता है, अच्छा समझाता है, तो इसका वीडियो देख के निकल जाएंगे, लाइक नहीं करेंगे, क्या फर्क पड़ता है ना। तो कुछ हद तक मीन्स की तरह हमको इस्तेमाल कर सकते हैं, कि वस्तु की तरह की एक वस्तु है ये हमको कुछ सर्विस दे रहा है, पढ़ा रहा है, सर्विस लिया निकल गया। लेकिन हमेशा ऐसा करना ठीक नहीं है। व्यक्ति को मीन्स के तरह पे इस्तेमाल नहीं करना है। अगर किसी को मीन्स के तरह इस्तेमाल कीजिएगा तो कल के डेट में आपको कोई मीन्स के तरह इस्तेमाल करेगा, वो मोरली गलत होगा कि सही होगा। तो ये चीज आपको समझने की कोशिश करना है। अगर आप ये दो प्रिंसिपल समझें, तो अगर दो प्रिंसिपल का अगर इस्तेमाल अगर सब कोई करेंगे, अपने आप को दूसरे के जगह पे रख के अगर देखेंगे, सबसे पहला प्रिंसिपल कि मेरे साथ उस स्थिति में क्या होना चाहिए था, और अगर आप दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं, तो आप यूनिवर्सल प्रिंसिपल पर आएंगे, एक ही प्रिंसिपल पर आएंगे, यूनिवर्सलिज्म पर आ पाएंगे। कि अगर मेरा एक्सीडेंट हुआ रहेगा तो हम दूसरों से अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो मेरी मदद करे, तो हमको भी मदद करना चाहिए। हर एक व्यक्ति यही बोलेगा, हाँ हाँ हेल्प करो हेल्प करो। तो हेल्पिंग जो है, हेल्पिंग अदर्स, एक मॉरल प्रिंसिपल बन गया। और लोगों को अपने आप में एंड ट्रीट करना, उनको मीन्स ट्रीट नहीं करना। जैसे आज हम सबको मीन्स ट्रीट करते हैं, कोई पॉलिटिकल लीडर वोटिंग के लिए, कंपनीज एज अ कस्टमर कंज्यूमर आपको ट्रीट करती है, वह आपके ऑटोनॉमी के खिलाफ है, आपके स्वतंत्रता के खिलाफ है। ये चीज आपको समझ में आया? और जब आप कैटेगोरिकल इंपरेटिव से एक्ट करेंगे, तब आप रियली में ट्रू नॉलेज को गेन कर पाएंगे, सही ज्ञान आपको प्राप्त होगा। क्योंकि उस समय आप अपने सेल्फ इंटरेस्ट से घिरे हुए नहीं रहेंगे। उस समय आप जो है मॉरली सबके बारे में सोच कर चलेंगे, अपने ड्यूटी को परफॉर्म करेंगे। और यहाँ पे कांत एक और चीज कहते हैं कि जो व्यक्ति कैटेगोरिकल इंपरेटिव से काम करता है, वही सही मायने में फ्री है, उसी के पास फ्रीडम है, उसी के पास फ्री विल है। क्योंकि फ्री विल का ये मतलब नहीं होता स्वतंत्रता का मतलब कि जो जी में आया वह कर दिए। स्वतंत्रता का सही मायने होता है कि जो मॉरली करेक्ट है, जो सही है, उसी चीज को करना। अगर जो सही है अगर आप वही काम कर रहे हैं, तो आप फिर स्वतंत्र हैं। अकॉर्डिंग टू कांत, कांत ये नहीं कहते कि स्वतंत्रता का मतलब कि अगर शराब पीने का मन है तो जाकर शराब पी लिए, ना ना ना। स्वतंत्रता का मतलब जो सही है अगर वही काम कर रहे हो, तो स्वतंत्र हो फिर आप। ये चीज समझिए आप। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। हाइपोथेटिकल इंपरेटिव का मतलब होता है अपने सेल्फ इंटरेस्ट से काम करना, एक्शन का रिजल्ट को सोचकर काम करना, स्वार्थ से काम करना। आंखों पर चश्मा लगा है, ये चश्मा जब तक नहीं हटाएंगे सेल्फ इंटरेस्ट का, तब तक सच्चाई नहीं जान पाइएगा।
वर्ल्ड ऑफ नॉमिना, जो कि रियल वर्ल्ड है, जो ट्रू वर्ल्ड है, ट्रू ट्रू नॉलेज है, इस चीज को देखने के लिए आपको कैटेगोरिकल इंपरेटिव से काम करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इस लेक्चर में बेस्ट गवर्नमेंट को अभी रहने देता हूं, क्योंकि मैं थक गया हूं। अगले लेक्चर में मैं बेस्ट गवर्नमेंट को पढ़ाऊंगा कि कांत के अनुसार बेस्ट गवर्नमेंट क्या है।